अध्यक्ष हैं संचार विभाग के कांग्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपी चौधरी हैं बीजेपी नेता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन तारवानी आर्थिक मामलों के जानकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिप्रा वालिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टैक्स कंसल्टेंट है। चेतन तारवानी जी, सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने बजट देखा, बजट को पढ़ा, उसका विश्लेषण थोड़ा सा कीजिए कि यह बजट क्या लोक लुभावना है या फिर इससे कुछ हाथ लगने वाला है आम जनता को। मैं एक लाइन ये बोलना चाहूंगा कि ये बजट भले मेरे लिए नहीं है लेकिन मेरे देश को आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि जनरली हर आदमी देखता है इनकम टैक्स में कितनी छूट हुई। मैं माना इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई गई, नहीं कोई खास राहत दी गई है, लेकिन ये भविष्य को देखकर बनाया गया है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो इसमें 60 लाख नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार जो बोल रहे थे वो रोजगार की बात थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 60 लाख नौकरियां, 80 लाख मकान, 400 ट्रेन, 25,000 किलोमीटर रोड और पूंजीगत इन्वेस्टमेंट और गांवों में इंटरनेट पहुंचाना। और खास तौर से जो ग्रामीण के बच्चे हैं जो इस कोरोना काल में शिक्षा से दूरी हो गई थी, उनके लिए टीवी में प्रोग्राम करना मुझे लग रहा है बहुत फ्यूचर को देखकर ये बनाया गया। रक्षा के लिए, रिसर्च के लिए 25%, डिजिटल रुपीज, मतलब जो आगे डिजिटलाइजेशन आना है, जो इंडिया आज सारे पूरे विश्व में टक्कर देने वाला है, तो उसको डिजिटल रुपी लाना, ई एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई पासपोर्ट, मतलब एक बड़ी सोच का बजट है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बताऊं तो इनकम टैक्स में कोई खास चेंज नहीं है। एक खास बात चेंज जरूर की गई है कि अब 2 साल रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। वो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम समझते थे कि कोई इनकम अगर छूट जाती है या कोई चीजें इंफॉर्मेशन छूट गई तो उसको अपडेट कर सकते हैं, 2 साल का समय है। बाकी कुछ खास चेंजेस इस बार के बजट में नहीं है। जीएसटी को अगर मैं समीकरण एक लाइन में बोलूं तो अब लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ऐसा माना जा रहा है जीएसटी में। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मैं किसी से माल खरीदा और उसके ऊपर उसका 2A में नहीं दिख रहा है तो मैं प्रोविजन बेस पे आईटीसी ले लेता था, लेकिन इस बार के बजट में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब तक आपके 2B में नहीं दिखेगा आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा की जा रही है सरकार की, लोग बहुत अपडेट रहे, लेकिन भारत की जनता अभी उतनी अपडेट नहीं कि अपने रिटर्न प्रॉपर फाइल करें। उससे थोड़ा नुकसान होगा, व्यापारियों को तकलीफ जरूर होगी। व्यापारियों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन कॉर्पोरेट जगत को बहुत ज्यादा तकलीफ यहां पर होगी नहीं, उनको थोड़ी सी छूट मिली है। कॉर्पोरेट जगत को एक्चुअली छूट नहीं मिली है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एटीएम बोलते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो मिनिमम टैक्स में आपको बताऊं, जैसे कोऑपरेटिव पे 10,000 पे 10% टैक्स, 10 से 20,000 पे 20% टैक्स और 20 लाख से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा है तो 30% टैक्स था। लेकिन उनको 18.5 अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना ही पड़ता था अगर टैक्स कैलकुलेशन 2 ढंग से करना होता था, यानी इतनी टैक्स देनी होगी, उसको कम करके 15% कर दिया गया। हाँ, जो स्टार्टअप है, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनको छूट थी 2022 तक, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 2024 तक छूट दे दी गई है कि आप अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कर सकते हो 2024 तक। और न्यू स्टार्टअप को भी चेतन जी, अब 2 मेहमानों को और जोड़ लेता हूं। शिप्रा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुशील आनंद जी, सर यहां पर आप किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है उसको सीधा यहां पर कोई फायदा दिखा नहीं, और गरीब जनता की बात यहां पर हो रही है, किसानों की बात हो रही है, बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। और सीएम भूपेश बघेल भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो कुछ नहीं है, दिशाहीन बजट है। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। देखिए, यह बजट गरीबों के साथ कुठाराघात है। इस बजट में जो सब्सिडी योजनाएं थी केंद्र सरकार की, लगभग उसको कम करने की कोशिश की गई है। देखिए, मनरेगा के बजट में लगभग 25.5% कमी की गई है। ये वही मनरेगा है जिसने अभी कोविड के समय हमारे गरीब मजदूरों के लिए सबसे बड़ा जीवन का आधार बना। उस मनरेगा के बजट में 25.5% की कमी की गई है। खाद्य सब्सिडी में इस बजट में 39% की कमी की गई है। इस बजट में जो आप बोलते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इस 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने जैसे शब्द का उपयोग किया इन्होंने, लेकिन कैसे वो दोगुनी होगी, इस बजट में क्या प्रावधान किया गया, उसके लिए किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। आप बोलते हैं अभी तक 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से अभी तक 15 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी थी,
लेकिन अब बोलते हैं 60 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे। कैसे देंगे, कहाँ देंगे, इसका कुछ तो रोड मैप होना चाहिए। एक तरफ आप जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं, लगभग 30 से 35% ट्रेनें आज की तारीख में बंद हैं, चाहे उसमें कोविड के नाम पे बंद कर दी गई या स्पेशल ट्रेनों के नाम पे चलाई है, लेकिन 35% ट्रेनें बंद है। दूसरी तरफ इस बजट में दावा किया गया है कि 3 साल में लगभग हम 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। भाई, जो रेगुलर ट्रेनें थी उसको तो आप बंद कर दिए, वंदे भारत ट्रेनें आप कैसे चलाएंगे? छत्तीसगढ़ में जब हमने रोजगार मिशन का गठन किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में हम 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे इसके माध्यम से। तो यही भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता आवाज उठाते थे कि ये सरकार तो अभी 2 साल की बची, 5 साल के लिए कैसे रोड मैप बना रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी की गवर्नमेंट कितने दिन के लिए बची है जो 25 साल का सब्जबाग दिखा रहे हैं? तो कहीं न कहीं यह बजट सिर्फ और सिर्फ लोगों को सब्जबाग दिखाने की कोशिश की गई है। हकीकत से इस बजट का कोई लेना देना नहीं है। जो आपने वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ? कहाँ गए किसानों की आय दोगुनी करने का? कहाँ है संकल्प आपके बजट में? कहाँ पे है लोगों को नौकरियां देने का संकल्प? कहाँ पे है? मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट में आप कटौती कर रहे हो। खाद सब्सिडी में आप कटौती कर रहे हो। लोगों को मकान देने के बारे में आप घोषणा तो करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री आवास में जो सेंट्रल का हिस्सा है उसमें कमी करते हो। आप 60 और 40 करते हो, जो पहले 25 और 75 था। तो कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से आम आदमी को ठगने का प्रयास किया गया। जवाब दीजिए सर। इस बजट के माध्यम से सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। बड़ी बात नहीं है कि जी, एक्चुअली इस बजट की जहां तक मैं बात करूं, जैसे कि एक सीए ने, सबसे पहले एक सीए ने जो प्रोफेशनल है, उन्होंने मुक्त कंठ से इस बजट की प्रशंसा की। इसी तरह का जो भी विजनरी व्यक्ति, जो भी समझदार व्यक्ति, जो भारत को आने वाले समय में मजबूत करना चाहता है, कोई उसे कह देता है कि सब जवाब। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे दुनिया का कोई भी देश जो डेवलपिंग से डेवलप्ड बना, विकासशील से विकसित राष्ट्र बना, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, उसमें आने वाले 20, 25, 30, 40 सालों के विजन के तहत ही काम किया गया, तभी वो बने। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आज देश में हर जगह क्या होता है, लोग भवन फैसले कर दिए जाते हैं और जनता को रिझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में देश से तात्कालिक लाभ तो हो जाता है कि दूरदर्शी रूप से तो मजबूत आधार बनने चाहिए। आज 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, उसके बाद भी अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर मोदी एक ऐसा नेतृत्व है जो 7.5 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करता है, जो पिछले साल से 35% अधिक है। इसके माध्यम से नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आज पोर्ट बन रहे हैं, सब तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है, गांव-गांव में विकास पहुंच रहा है। जब जो पूंजीगत व्यय होता है, वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि 1 रुपए पूंजीगत व्यय करने से 5 से 6 रुपए का उसका लाभ अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है। लेकिन ओपी चौधरी, यहाँ पर देखिए, सुशील आनंद जी एक बहुत अहम सवाल ये उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई प्रावधान लेकर आती, कोई योजना लेकर आती है, तो बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ 2 साल उनकी सरकार रह गई, वो 5 साल का क्यों विजन लेकर आ रहे हैं? आपने विजनरी शब्द का इस्तेमाल किया, 25 साल के आगे का आप विजन यहां पर दिखा रहे हैं। तो इसलिए वो अहम सवाल इसलिए उठता है कि जब आप उन पर सवाल उठाते हैं तो आप भी फिर सवालों के घेरे में आ जाएंगे। 3 साल तक वहां पे कुछ हुआ नहीं रोजगार के फ्रंट पर, इस तरह की बातें हुई। आज मैं बात कर रहा हूं पूंजीगत व्यय की इस बजट में। इसके पहले का बजट भी मैं बता देता हूं। ऐतिहासिक रूप से 5.5 लाख करोड़ का बजट प्रावधान पिछले बजट में किया गया था, और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5.5 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान पूंजीगत व्यय के लिए किया गया था, और 6 लाख करोड़ व्यय हुआ, जो बजट एस्टीमेट था उससे ज्यादा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। तो एक रोड मैप के तहत आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी। देश को डिजिटल बनाना है, देश को पेट्रोल डीजल की निर्भरता से मुक्त करते हुए क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है। इन सब मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं। देखिए, जब पूंजीगत व्यय होता है तभी देश का वास्तविक अर्थों में विकास होता है। जो अर्थव्यवस्था को थोड़ा भी समझता है उसको समझ में आता है। आज ये पूंजीगत व्यय के कारण ही है कि देश का टैक्स बेस बढ़ रहा है। ये डिजिटाइजेशन के कारण ही कि देश में टैक्स बढ़ रहा है। उसी से गरीबी निवारण होता है, उसी से आवास बनते हैं। ये अलग बात है कि राज्य का शेयर टैक्स का भार भी तो जनता पर ही आ रहा है। देखिए, टैक्स का भार भी तो जनता पर ही आ रहा है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। शिप्रा, ये आप थोड़ा बात समझाइए यहाँ पर। ओपी चौधरी, निश्चित रूप से टैक्स का रेट जो है वो ये एज इट इज चल रहा है। पहले जो टैक्स की चोरियां होती,
वो रुकी। उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, रोड ज्यादा बन रहे, जैसे यूपीए के समय में एक दिन में 15 बड़ी मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर रोड बनता था। आज इस एक साल में 2023 में 25,000 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे बनाने का प्रावधान। तो पहले 15 से 20 किलोमीटर बनता था, अब 60 से 70 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बने। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, इससे नए प्रोडक्शन भी होते हैं, उसके कारण टैक्स बढ़ रहा है, न कि टैक्स का रेट बढ़ाने के कारण। चलिए शिप्रा, आप थोड़ा इसको जब इकोनॉमी ज्यादा समझाइए बढ़ेगी, टैक्स अपने आप बढ़ेगा। स्पष्ट करना चाहूंगा, इनकम टैक्स आजादी के 1947 से लेकर 2014 मोदी जी के आने के पहले तक जितने टैक्स पेयर थे, उससे दुगने टैक्स पेयर इन 7 सालों में हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन से आपके देखेंगे 1949 से जब से टैक्स स्लैब की शुरुआत हुई थी, बेसिक जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी आती थी वो 10,000 रुपए पे आती थी। आज 1950 से हम 2022 में बैठे हैं और हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख पहुंचा है 10,000 से। सो जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनका दायरा तो बिल्कुल बड़ा ही बड़ा है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा है। लेकिन पॉइंट ये है सर, आप ये देखें कि जो बिस्किट 5% के जीएसटी पे मुझे मिल रहा है, वही बिस्किट 5% के जीएसटी पे आपको मिल रहा है। तो जीएसटी का इम्पैक्ट घूम फिर के कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ हो जाता है। अल्टीमेटली क्या है कि जो पैसा जो आप डायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स तो एक तरीके से कवर कर ही रहे हैं। मैक्सिमम आपका सर्विस सेक्टर में 18% तक जाता है, कई कई चीजों पे 28% भी है, चलो आप उसको लग्जरी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट बेनिफिट आता है, उसके बाद भी वो डायरेक्ट बेनिफिट आप एक इंडिविजुअल के हाथ में देखेंगे 42.7% मैक्सिमम टैक्स रेट है। वहीं आप कॉर्पोरेट को मैन्युफैक्चरिंग में आज 15% कर रहे हैं। आपके पास मौका था, आप उस 42% को नीचे ला सकते थे। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15% का सरचार्ज को एक कैपिंग दे दी, उससे कुछ एक लिमिट हार्डली 2% 3% का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो वाइड आपने इतने लोगों को कवर किया, किसी भी जने को इसका इम्पैक्ट मेजरली नहीं पहुंचा। आप 42.7% एक इंडिविजुअल से टैक्स ले रहे हैं, मैक्सिमम टैक्स रेट। आप बताइए कि कौन से देश में दुनिया में इतना हाई टैक्स रेट एक इंडिविजुअल पे करता है। बिल्कुल। सुशील आनंद, यहाँ किसानों का जिक्र हो रहा था, तो किसानों के लिए बहुत से प्रावधान किए गए बजट में। ये कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक खेती हम शुरू कर देंगे और बहुत सी जगह ड्रोन से यहाँ पर छिड़काव किया जाएगा। ये तमाम प्रावधान यहाँ पर किए गए और कहा गया कि एमएसपी पर यहाँ पर खरीदी होगी। इन सब को लेकर आपने जो आकलन किया, वो मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए मैथुर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बजट में किसानों के संबंध में कहीं कहीं 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। आपने बोला गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, सारी चीजें समझ आती है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, आपकी किस हिसाब से आप किसानों के समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी क्या ले रहे हैं? आपने बजट में क्या प्रावधान किया उसके लिए, आप उसको बताना होगा। आप बोलते हैं किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों की आय किस आधार पर दुगनी होगी? कि आपने कहीं उसका कोई प्रावधान किया, कोई आपने विजन दिखाया? आपका बजट, आप सिर्फ तकनीकी शब्दों जुमलेबाजी में पूरे बजट को गोलमोल घुमा के जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, इस देश की 80% से अधिक आबादी कृषि कार्य पे बैठती है। देश का किसान चाहता है कि उसके उपज का मूल्य मिले, और जब तक आप किसानों की उपज का पूरा मूल्य नहीं देंगे, उसके समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं लेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने खुद कहा था 2014 में कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपके इस बजट में किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या क्या ठोस प्रावधान किए गए? किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? आपने इस बजट में, आपकी वित्त मंत्री जी कहीं कुछ बताते हुए नहीं दिख रही हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस देश का गरीब आदमी, जिसके लिए जिस मनरेगा की आपने खुली उड़ाई थी, जो मनरेगा इस देश का जीवन आधार बन के सामने आया कोविड के समय, उस मनरेगा के बजट में आपने 25% की कटौती करने का साहस क्यों दिखाया? क्या चाहते हैं आप? मनरेगा के माध्यम से आप गरीबों की रोजी रोटी सीखना चाहते हैं। और तीसरी बात अभिषेक जी, मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि लोगों की ये उम्मीद थी कि इस कोविड के बाद का ये बजट है, तो स्वाभाविक है कोविड के बाद से जो हमने देखा था, जो हमने परिस्थितियां देखी थी, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करने के लिए इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। इस बजट में उसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया? मैं बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मेरे देश की जनता जानना चाहती है कि कोविड में जिन परेशानियों को हमने झेला, इस बजट में उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? कोविड के बाद में
हमारे लोगों ने जिनकी रोजी रोटी छीनी थी उनके लिए क्या विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया? सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके और सिर्फ चंद इसका जवाब दीजिए। आपने बजट को प्रस्तुत किया, इसका जवाब आम आदमी को आपने परेशान करने के लिए इस बजट को ले आए। नरेगा का जहां तक प्रश्न है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नरेगा मांग आधारित, कोई भी मजदूर जितना भी हमारे देश में मांग करेंगे उसके आधार पे उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो मांग आधारित है, जितना मांग आएगा उतना रोजगार दिया जाएगा। वो गारंटी ओपी जी, आप कलेक्टर रहे, लेकिन इसके लिए एक बजट का प्रावधान तो होता है। बढ़ाया जाए, नहीं, जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया जा सकता है। आपने बजट में कटौती कर दी। पूंजीगत व्यय हो रहा है तो लोग आपने बजट में आपकी नियत दिख रही है, इससे वित्त मंत्री जी की नियत साफ दिख 25% की कटौती छोटी मोटी कटौती नहीं होती। ओपी जी 25%, आप 39% फूड सब्सिडी में कटौती कर रहे हैं, खाद्य सब्सिडी में आप 39%। गरीबों के लिए 2 जीवन आधार है ओपी जी, इससे आप सहमत हैं? गरीबों के लिए 2 जीवन आधार है। 99 सिंचाई परियोजनाएं कांग्रेस भाई, एक तो मनरेगा, दूसरा खाद्य सब्सिडी, दोनों में आप कटौती कर रहे हैं। फिर आप कैसे मानते हैं कि जीवन लोगों के लिए परेशानी का? निश्चित तौर पर गरीब विरोधी बजट है। सिर्फ इन 2 निर्णयों के कारण मैं इस बजट को गरीब विरोधी कर सकता हूं। 11 करोड़ किसानों, 1 करोड़ 80 लाख रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया जा रहा है। एमएसपी की बात की जा रही है, ऐतिहासिक रूप से इस बार का हाईएस्ट। अच्छा, 6,000 रुपए में भाई साहब, 6,000 रुपए 6,000 रुपए किसानों को दे के आप क्या चाहते हैं? उनकी आय दुगनी हो जाएगी? इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। 6,000 रुपए किसानों को दे के आप उनकी आय दुगनी करना चाहते हैं? मछली बांटती है मोदी जी की सरकार, मछली पकड़ना सिखाती है, यही अंतर है। कोई देश में आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी का चेतन तारवानी और खाद्य सब्सिडी मोदी जी को बेनकाब करने के लिए सफिशिएंट है। इस बजट में भारतीय जनता पार्टी। चेतन, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर, आप समझाइए थोड़ा सा, इसका आकलन आप कीजिए कि यहां पर जो वादे किए गए, और इसमें इसको हम चुनावी बजट बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़े लंबे चौड़े वादे नहीं किए गए यहां पर, लेकिन क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि मुश्किल में अगर देश है, आर्थिक स्थिति अगर इसकी बिगड़ी है तो उसमें सुधार की स्थिति इसमें बन सकती है क्या बजट में? अब वो ये नहीं कहेगा कि चुनावी बजट है। इसमें सर मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा तो फ्यूचर दिख रहा है इसमें, और जो रोजगार की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इतना ज्यादा बढ़ाया गया है कि मुझे लगता है निश्चित रूप से रोजगार इसमें बढ़ेगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया गया, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि टैक्स में क्यों नहीं बेनिफिट किया गया, क्योंकि इंडिया का सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मतलब गरीबों से कम टैक्स लेना, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना, उसी को मेंटेन किया गया है। लाइक 5 लाख तक अगर इनकम है तो 0 टैक्स है, लेकिन 5 लाख से थोड़ा भी बढ़ता है तो उसको कोई रिबेट नहीं है। तो इससे जो टैक्स सिस्टम बनाया गया वो मतलब यहाँ की जनता को देख के बनाया गया। मैं सेटिस्फाई हूँ। कुछ चीजों पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि राहत नहीं दी गई और स्ट्रांग एक्शन लिए गए हैं। लाइक अगर रेड में कुछ भी अगर अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है, हाँ, तो उस पे पूरा टैक्स लग जाएगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये सरकार का जो नजरिया है कि लोग अब बहुत ज्यादा अपडेट हो जाएंगे, उससे मैं एग्री नहीं हूं अभी। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल हम भारत की बात करें तो भारत का विकास निश्चित है, क्योंकि जो प्रोविजन दिख रहे हैं इसमें उससे निश्चित रूप से विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब पब्लिक को अपडेट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पब्लिक क्या अपडेट होगी, और आप उसमें कुछ जोड़ना चाह रही हैं? हाँ, मैं सिर्फ की बात में यही जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, आप पिछले 2 सालों का भी बजट उठाएंगे, या मेरे हिसाब से तो 2014 से ही अगर सरकार का बजट उठाएंगे, तो इस सरकार का मेजर फोकस जो है वो है टुवर्ड्स बेस्ट कंप्लायंसेस। तो जितना कंप्लायंसेस में ये हाथ टाइट कर सकते हैं, उतना ये सरकार, कॉर्पोरेट्स ले लो, इंडिविजुअल्स ले लो, बिजनेस सेक्टर ले लो, या फिर आप एम्प्लॉई सेक्टर भी ले लो, जो नौकरियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ले लो, जितना कंप्लायंस टाइट हो सकता है ये उतना कंप्लायंस टाइट करते जा रहे हैं। इस बार के बजट में भी इट्स मेजरली फोकस्ड ऑन कंप्लायंसेस कैसे सही हो सकती है, कहां से रोका जा सकता है, जहां पे लीकेज है उसको कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार करना जरूरी था। हालांकि इस बजट में बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें भी जगी हैं, लेकिन कुछ निराशा भी हाथ लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में बस